नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 9वीं के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 1 जो कि है हमारे आसपास के पदार्थ पार्ट 8 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम वाष्पीकरण एवं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम वाष्पीकरण को समझ लेते हैं। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? तो यह आवश्यक नहीं है कि पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए हमें सदैव ऊष्मा देना पड़े या दाब बदलना पड़े। क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? तो आपने देखा होगा कि जब गीले कपड़ों को सुखाने के लिए रखा जाता है तो जो गीले कपड़ों का द्रव होता है वो बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए ही सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यह इसका एक उदाहरण है। जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं ये हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है, परंतु द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। तो एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है, परंतु जो द्रव की सतह है और उस सतह में जो कण हैं उन कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बलों से मुक्त हो जाते हैं और द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना, वो भी क्वथनांक से कम तापमान पर, इसी को हम वाष्पीकरण कहते हैं। अब हम समझते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसको हम क्रियाकलाप 1.14 से समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम एक परख नली में 5 ml जल लेते हैं और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख देते हैं। अब पुनः हम 5 ml जल को इस बार हम चीनी मिट्टी के प्याली में रख देते हैं और उसे भी खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख देते हैं। और इसके बाद अन्य 5 ml जल को हम चीनी मिट्टी खुली चीनी मिट्टी के प्याली में रख देते हैं
और उसे अपनी कक्षा के किसी अलमारी के अंदर रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने जो 5 ml जल है वो पहले परख नली में रखा है और उसे खिड़की या पंखे के नीचे रखा है। दूसरी बार जो 5 ml जल है इसको हमने खुली रखी चीनी मिट्टी के प्याले में रखा है और उसे खिड़की या पंखे के नीचे रखा है। और उसके बाद अन्य जो 5 ml जल है इसको हमने चीनी मिट्टी में रखा है, चीनी मिट्टी के प्याले में, और इसे कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रखा है। अब कमरे का तापमान नोट कर लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय दिन को भी नोट कर लेते हैं। बारिश के दिन भी इन क्रियाकलापों को करके अपने प्रेक्षण में लिख लेते हैं। तो वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आपने क्या अनुमान लगाया, जिसमें सबसे पहला था तापमान का प्रभाव, दूसरा था सतह का क्षेत्र और वायु की चाल। तो इनको हम समझने का प्रयास करते हैं कि वाष्पीकरण की दर में तापमान का क्या प्रभाव पड़ा, सतह के क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ा और वायु की चाल का क्या प्रभाव पड़ा। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है, जिसमें सबसे पहला है सतह का क्षेत्रफल या सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर। हम जानते हैं कि वाष्पीकरण है एक सतह प्रक्रिया। तो हम जानते हैं कि वाष्पीकरण क्या है, एक सतही प्रक्रिया है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे जब हम कपड़ों को सुखाते हैं तो अगर हम उनको फैला के नहीं रखेंगे तो वो सूखने में अधिक समय लेगा, यानी कि वाष्पीकरण होने में अधिक समय लेगा। परंतु जैसे हम कपड़ों को सुखा के रख देते कपड़ों को फैला के रख देते हैं तो उसमें वाष्पीकरण की जो गति है वो बढ़ जाती है और इस कारण जो कपड़े हम फैला के रखते हैं, गीले कपड़े, वो जल्दी सूख जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर कणों को अधिक पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने ये प्रयोग भी देखा है कि गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और सर्दियों में कपड़े सूखने में समय लगता है, या ऐसे मौसम में जहाँ पर तापमान कम हो वहाँ पर कपड़े सूखने में जो है वो अधिक समय लगता है। तो इसका कारण ये है कि जब तापमान में वृद्धि होती है तो जो द्रव के कण होते हैं इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये द्रव को छोड़कर वाष्प में परिवर्तित होने लगते हैं। इसी कारण है इसी कारण से हम कह सकते हैं कि तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण की दर में भी वृद्धि हो जाती है। अब नेक्स्ट है आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो वायु में जो जल वाष्प की मात्रा होती है उसी को हम आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। अब अगर
वायुमंडल में आर्द्रता अधिक है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है, क्योंकि वायुमंडल में जल के कणों की संख्या पहले से ही अधिक होती है। और अगर आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। तो अतः हम कह सकते हैं कि आर्द्रता में अगर कमी होगी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, और अगर आर्द्रता में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। नेक्स्ट है वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। तो जब वायु की गति में वृद्धि होती है तो जो वायु के कण होते हैं ये जल के कणों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, और इसके कारण जो है वो वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वाष्पीकरण के कारण शीतलता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।